मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने के ठीक पहले सभी सांसदों से अपील की कि ये जो सत्र है वो विजयोत्सव का सत्र है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सफलता मिली है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि विचार मिले न मिले, लेकिन इस मुद्दे पर सबके मन जरूर मिलने चाहिए। लेकिन जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और कई बार हाउस को स्थगित करना पड़ा और अगले दिन के लिए बाद में उसे स्थगित कर दिया गया। विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि प्रधानमंत्री सदन में आए और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर वो बयान दें। हालांकि बहस के मुद्दे पर सरकार तैयार हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर विपक्ष अड़ा रहा। और सिर्फ एक मुद्दे नहीं, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है और साथ ही सदन में उस पर बहस की भी मांग कर रहा है। सरकार मांग पर सहमत हो गई, यानी कई सारे ऐसे विपक्ष के मुद्दे थे जिस पर सरकार सहमत हो गई कि सदन के अंदर बहस होगा। और इस बात पर भी सरकार सहमत हो गई कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के घटना के ऊपर सदन के अंदर चर्चा शुरू होगी और 16 घंटे तक चर्चा होगी, जो तय किया गया है। लेकिन विपक्ष बिहार का चाहे वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और सीज फायर को लेकर, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर सत्ता पक्ष को विपक्षी नेता घेरते रहे और जवाब मांगते रहे, जिसकी वजह से सदन में हंगामा होता रहा और सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित किया जाता रहा। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संसद का मानसून सत्र आज से 21 अगस्त तक 32 दिन चलेगा। कुल 32 दिनों में 18 बैठकें, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13-14 अगस्त को संसद की कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इसमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं। पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश किया जाएगा। कमेटी ने 285 सुझाव दिए हैं। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, दिल्ली। ब्रजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज आधे घंटे मुलाकात हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इसके कई सियासी मायने देखे जा रहे हैं। दरअसल 27 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती कि एक बार फिर उसकी मजबूती से वापसी हो। ब्रजभूषण शरण सिंह आमतौर पर देवीपाटन मंडल में बहुत मजबूत कैरेक्टर के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान आ रहे थे कि उनकी दूरियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बढ़ गई। हालांकि उन्हें गुरु भाई जरूर बताते थे, वो ये भी बताते थे कि उनके परिवार के सदस्य यानी ब्रजभूषण के जो लड़के हैं उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अक्सर होती रहती है। परिवार को आशीर्वाद भी मिलता रहता है और समय जब आएगा तो वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। तो शायद वो समय अब आ चुका है। दोनों की मुलाकात हुई, आधे घंटे तक चर्चा हुई और 27 का चुनाव इसमें खास करके फोकस रहा होगा। उसके पीछे कारण ये है कि कुछ दिनों पहले ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे थे, उसके बाद अब वो चूंकि इस आरोप से बरी हो चुके हैं, लिहाजा वो भी चाहते हैं कि उनकी जो दूरियां हो गई थी तमाम नेताओं से, बड़े नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की, उनसे अब धीरे धीरे बढ़े नजदीकियां और आने वाले समय में वो भाजपा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। हालांकि इसी बीच में अखिलेश यादव का भी कई बार ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बयान आया और ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है और इस ऑपरेशन के तहत 13 जिलों में उत्तराखंड पुलिस ने तकरीबन 2448 लोगों को, संदिग्ध जो थे उनको पकड़ा, उनसे इंट्रोगेशन किया, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद 377 संदिग्ध उनमें मिले और जिनमें से जितने भी लोग थे 222 अभियुक्तों पर कार्रवाई हुई, 140 की गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित की गई हैं। तो ये ऑपरेशन कालनेमी अभी उत्तराखंड में जारी है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ऐसे लोगों को पकड़ने का बीड़ा उठाया गया था, उनको जेल में डालने का बीड़ा उठाया गया था कि जो लोग सनातन धर्म के नाम से ही नुकसान कर रहे हैं, यानी जो भगवा वेश में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और जो लोगों को बहला फुसला कर गलत काम में शामिल करा रहे हैं। तो अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठे। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की चुनाव की जो तस्वीरें हैं
वो धीरे धीरे अब दिखाई देने लगी हैं। अभी जो मतदाता हैं उनके नामों को जोड़ा जा रहा है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसके बाद फिर अब जो लिस्ट है वो प्रकाशित की जाएगी। 23 तारीख के बाद से ये माना जा रहा है कि वो लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। आपत्तियां होंगी, अनापत्तियां होंगी, उसके आधार पर जो आने वाले समय में सूची है वो तैयार होगी। उसके बाद ही मतदाता मतदान कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक दलों का आमतौर पर इस पर सीधा इम्पैक्ट तो नहीं रहता, लेकिन बिना राजनीतिक दलों के संरक्षण के उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के तमाम चुनावों को जीत पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टी में भी अब इस बात की भीड़ लगने लगी है कि उनको किस दल का समर्थन मिलेगा। ग्राम पंचायत चुनाव सबसे निचले स्तर का चुनाव, अगर चुनाव की बात करें तो माना जाता है, लेकिन ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। जो गांव में सरकार बनती है आने वाले समय में वही बड़ी सरकार चुनती है, प्रदेश की और देश की सरकार चुनती है। यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि गांवों का विकास हो और वहां का मतदाता उनसे जुड़े। इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भले सीधे तौर पर इन चुनावों में न उतरती हों, लेकिन उनका यहाँ इंटरेस्ट जरूर बना रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। यूपी में अगर आप ठीक नहीं चलेंगे, आपकी गाड़ियां सड़क पे ठीक नहीं होगी, हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, आपकी गाड़ी का परमिट खत्म कर दिया जाएगा और सड़क पर चलने के लिए आप पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आप गाड़ी से नहीं चल पाएंगे। ये आदेश है परिवहन विभाग का, परिवहन आयुक्त का। सभी जिले में इस आदेश को भेज दिया गया है और ऐसे लोग जो कि हेलमेट नहीं पहनते हैं या फोर व्हीलर ठीक से चलाते नहीं हैं, सड़क दुर्घटना पे जिस तरीके से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि सड़कों पर इस तरीके की दुर्घटनाओं को कमी लाई जाए और सड़क दुर्घटना के आंकड़ों को कम से कम 50% कम किया जाए। इसलिए परिवहन आयुक्त की तरफ से चेतावनी और आदेश दोनों है कि जिन लोगों ने अब तक चालान नहीं दिया है उनकी गाड़ी का परमिट भी निरस्त किया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के सस्पेंड भी किया जाएगा। तो ये एक चेतावनी है कि जिन लोगों ने चालान नहीं दिया है वो चालान दे दें। लंबे समय से जो लंबित है चालान, उनके लिए खास तौर पर कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और अगर सड़क पर ठीक से गाड़ी लेकर नहीं निकलते हैं तो भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में छांगुर के बाद आगरा में धर्मांतरण का मामला सामने आने पर तमाम खुफिया एजेंसी और यादा सचेत हो गई। इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से इसके तार जुड़ रहे हैं। यूपी में अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जाकिर नाइक बताया जा रहा है। जाकिर नाइक के उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिनको हिंदूवादी नेताओं को निशाने पर लेते हुए तमाम युवाओं को ब्रेन वॉश किया गया। हालांकि इसकी तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जिसकी खुफिया एजेंसी उनको रडार पर ले चुकी है और ईडी भी पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक विदेशों से भी जाकिर नाइक को फंडिंग होती थी और इसको लेकर तमाम एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। आगरा में अब तक धर्मांतरण मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी भी पुलिस के निशाने पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि धर्मांतरण के मामले में जुड़े हुए थे। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे कॉकस का कब तक भंडाफोड़ करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। लगातार धर्मांतरण के मामले प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से सनातन हेल्पलाइन और इसका सेंटर की शुरुआत की गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये प्रदेश और देश भर से अलग अलग जगहों पर जो धर्मांतरण से जुड़े हुए तमाम चीज़ें या सनातन से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो उन लोगों के लिए ये एक कॉल सेंटर यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रदेशों के नाम लिखे हुए हैं: मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हैदराबाद, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, और ये नंबर जारी किए गए हैं जो आप सामने देख सकते हैं कि ये नंबर इन पे लिखे हुए हैं। इसी तरह देश भर के सभी प्रदेशों से
लोगों के कॉल आना भी शुरू हो चुके हैं। छांगुर द्वारा कराए गए धर्मांतरण के लिए एक विशेष ये हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें क्योंकि छांगुर का जिस तरीके से नेटवर्क आया, अलग अलग जगहों पर प्रदेश भर में महिलाएं पीड़िताएं सामने आती रहीं, और इसी तरह आगरा धर्मांतरण मामले का भी एक अलग से नंबर जारी कर दिया गया है, जो इससे जुड़े हुए जो तमाम मामले हैं वो सीधा यहाँ पर महिलाओं से संपर्क कर सकते हैं। शाहीन बाग में जो लोग शामिल थे उनके द्वारा भी लगातार इन लोगों की मदद की जा रही है। एक बड़ा गिरोह है, ऐसा कहना है गोपाल राय का, छांगुर मामले से भी जुड़े। और इतना ही नहीं, उन जो भी ऐसे मामले हैं उन तमाम मामलों पर तुरंत राहत देने के लिए ये हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी, ऐसा दावा है विश्व हिंदू रक्षा परिषद का। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारी मिली कि गैंग का प्रत्येक सदस्य इस मामले में अलग अलग काम करता था। सबसे पहले ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते थे जिसका ब्रेन वॉश किया जा सके, और ये काम ओसामा करता था। आयशा का पति शेखर उर्फ अली हसन, जो कि इस पूरे गैंग का लीगल एडवाइजर था, जिसने LLB की डिग्री भी ली थी। धर्मांतरण कराने में जो भी कानूनी प्रक्रिया होती थी उसकी हसन अली बखूबी जानकारी रखता था। वो सबसे पहले उन लोगों का जिनको धर्मांतरण कराना था उनका एक एफिडेविट तैयार कराता था, और उस पर साफ लिखा होता था कि वो अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर रहे हैं, और फिर भारत सरकार के गैजेट में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी करता था। और जो लोग धर्मांतरण कर चुके थे उन लोगों को मोबाइल फोन और सिम दिलाने का काम मनोज उर्फ मुस्तफा, जिसकी गिरफ्तारी आज आगरा पुलिस ने दिल्ली से की है, वो करता था। तो कहीं ना कहीं अवैध धर्मांतरण के मामले में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे कॉकस को पुलिस किस तरह से क्रैक करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से अभी भी 5 जिलों के अंदर कहीं ना कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और साफ तौर पे कहा गया है कि राजधानी देहरादून सहित चमोली सहित 5 जिले ऐसे हैं कि जहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और इसके साथ ही यदि बात की जाए, कई जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के कि तमाम जिलों में कहीं ना कहीं 26 तारीख तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और आज भी देखिएगा कि ऑरेंज अलर्ट कई जिलों के अंदर जारी किया गया था, और जिसमें राजधानी देहरादून भी शामिल है। और वहीं राजधानी देहरादून में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई थी। लेकिन देखिए आज सुबह से ही कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से अभी भी उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर आदि कई जिलों में पूर्व अनुमान जारी किया गया है, और साफ तौर पर कहा गया है कि इन जिलों में भी 26 तारीख तक कहीं ना कहीं बारिश और कहीं ना कहीं उसके साथ ही देखिएगा कि जो जल भराव है उसकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब भी उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश होती है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया जाता है, और अलर्ट के साथ साथ जनता से भी अपील की जाती है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, और ऐसे मौसम में वो पहाड़ी रास्तों का रुख ना करें, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर कहीं ना कहीं भूस्खलन होने की संभावना बनी रहती है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है। न्यूज स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। ये देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में सेर की ग्राम पंचायत है, और ये वही नदी है जिसने पिछले साल यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई थी। बाढ़ के पानी ने आसपास के जितने भी रिजॉर्ट थे सबको तहस नहस कर दिया था, और आज फिर इस नदी में, सोंग नदी में पूरा पानी बढ़ा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से जितने भी नदी नाले हैं सबके जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, और ज़बरदस्त बढ़ोतरी के साथ ही मतलब ये नुकसान करने वाला भी एक साबित हो सकता है। फिलहाल अभी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो पानी का बहाव बहुत तेज़ है, और ये काफ़ी है। और इधर से ये दोनों नदियाँ इधर मिल जाती हैं, और दोनों नदियाँ मिलने के बाद एक बांदल नदी और एक सोंग नदी, तो बांदल और सोंग मिलकर फिर जब ये दोनों नदी, आप अभी देखिए इधर बाईं तरफ से बांदल आ रही है, और ये बिल्कुल आबादी का एरिया है, दीवारें हैं मकानों की, रिजॉर्ट्स की, और इनके पास से लगातार नदी बह रही है।
खतरे का जरूर अंदेशा है। पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। सिक्योरिटी वाल जो है बड़ी मजबूत लगाई गई है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ है। अभी इस तरह की कोई आशंका तो नहीं, लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही तो ये पानी बढ़ेगा और ये किसी भी तरह से नुकसान करने की स्थिति में हो सकता है। तो इसीलिए नदी नालों से दूर रहने की अपील लगातार प्रशासन कर रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु तक है और ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरीके से गंगा का जो पानी है वो अब गलियों में आ चुका है। यानी कि गलियों में भी गंगा का जो बढ़ता हुआ जलस्तर है उसका असर देखा जा रहा है। जहां पर पहले गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी वहां अब नाव लगा दिए गए हैं। लोग अपने घर या होटल तक नाव से पहुंच रहे हैं। साथ ही बात की जाए गंगा आरती की तो यहाँ पर गंगा आरती हो रही है इस चौकी पर गलियों में, क्योंकि घाट जो है वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। घाटों का संपर्क जो है वो आपस में पूरी तरह से टूट चुका है। सावन का महीना है, भारी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं, कांवरिये भी आते हैं। वो भी लगातार गंगा स्नान करने के बाद लोटे में गंगा जल लेकर के बाबा विश्वनाथ को चढ़ाते हैं, तो उन्हें भी काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। तो फिलहाल इस समय पूरा बनारस जो है वो तटवर्ती इलाकों की बात की जाए वो पूरी तरह से डूब चुका है, चाहे वो गंगा का तटवर्ती इलाका हो या फिर वरुणा नदी का तटवर्ती इलाका हो। तो इस समय गंगा के जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में गलियों का शहर कहा जाने वाले बनारस में भी गलियों में गंगा का पानी दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में और ज़्यादातर उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और इस बारिश के चलते आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी को अलर्ट पर रखा है। पूरे सिस्टम को, सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में नदी, नाले और गदेरों से लोगों को दूर रखने की हिदायत दी है। जो नदी के आसपास रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ के लोकल प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध रखने के लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी दशा में जान माल की हानि रोकनी है, वो होनी नहीं चाहिए। अभी मैं यहाँ पर सोंग नदी में हूँ और ये सोंग नदी आप देख रहे होंगे कि ये देहरादून शहर से सटकर बहती है और ये उधर धनौल्टी के जंगलों से इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ पर इस झरने को आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ ये कितने खतरनाक तरीके से पानी गिर रहा है। और इस नदी में अमूमन तौर पर इतना पानी बरसात के दिनों में ही आता है। और ये नदी इस बात का भी द्योतक है और इस बात का मेजरमेंट है कि धनौल्टी और चंबा के नीचे जो जंगल हैं, जो डेंस फॉरेस्ट हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कितनी बारिश हुई होगी। लगातार बादल बन रहे हैं, यानी इसका मतलब बारिश अभी जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने सोमवार, मंगल और बुधवार, तो इन 3 दिनों में हाई अलर्ट पर बिल्कुल पूरे सिस्टम को रखने के लिए कहा है। तो ऐसा लगता है कि अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार के रास्ते में आज सुबह एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है उसमें 7 जो श्रद्धालु हैं वो इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल जो है वो भेजा गया है और वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई और दूसरे लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे तो नहीं हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा यहाँ पर लैंडस्लाइड जो है वो आज यहाँ पर आया है। और जिस समय ये लैंडस्लाइड आया है उस समय सुबह के 9 बजे थे और उस समय भारी संख्या में जो यात्री थे वो माता वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ पर जा रहे थे और एकाएक यहाँ पर बारिश जो शुरू हुई उसके बाद यहाँ पर ये लैंडस्लाइड जो है वो आया है। और इस लैंडस्लाइड की चपेट में कई यहाँ पर लोग जो हैं वो आए हैं। ऐसे में अभी भी रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर SDRF की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम, साथ ही साथ CRPF की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। और अभी भी ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई यहाँ पर अंदर जो है वो मौजूद तो नहीं है। ये तस्वीरें आप
यहाँ पर ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और कितना बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर हो सकता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो यहाँ पर इंजर्ड हैं और उनके अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और अभी भी ये देखने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कोई दूसरे लोग जो है वो मौजूद तो नहीं है, लेकिन फिलहाल जो यात्रा है उसको भी यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल जो दूसरा रूट है वहां से यात्रा लगातार यहाँ पे जारी है। शाहनवाज खान, कटरा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडिया डायबिटीज़ ने मिलकर एक सर्वे किया है जो कि बहुत परेशान करने वाला है, जिसके रिपोर्ट्स के जो रिजल्ट आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 20 साल या उससे अधिक वाले 81% जो लोग हैं जो इस सर्वे में शामिल हुए थे उनमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ नजर आया। जिसमें अगर हम बात करें कुल मिला के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 31 राज्य जो हैं उसमें शामिल रहे। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस सर्वे में शामिल हुए, जिसमें ये पता चला 81.2% जो युवा हैं, खासकर अगर हम बात करें 20 साल या उससे अधिक वर्ग के जो युवा हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा देखने को मिली। और ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से डायबिटीज का खतरा होता है और वहीं हार्ट अटैक की संभावना जो है वो भी बढ़ जाती है। आजकल बहुत युवाओं को हार्ट की बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं और उनको फिर इमरजेंसी के अंदर कई बार दिन रात के अंदर पहुंचना पड़ता है सीने में दर्द की वजह से। तो इसको ठीक करने के लिए हमको काफ़ी अथक प्रयास करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो है हमें लाइफस्टाइल युवाओं का फिर से ठीक करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, आप ठीक खाना खाएं जिसके अंदर फैट्स की मात्रा, घी तेल वगैरह की मात्रा कम हो। युवाओं को ऐसा करना चाहिए कि उनको जो है ये तली हुई चीज़ों का, भुजिया, नमकीन, पूरी, कचौरी, समोसे, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स जो कि फास्ट फूड आइटम्स हैं उनकी मात्रा कम रखनी चाहिए। तो यदि इसको अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भारत के लिए स्वास्थ्य की नज़र से ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। सोने पर आम आदमी की पकड़ कमजोर होती जा रही है, क्योंकि सोने का दाम आसमान छूता जा रहा है और एक बार फिर इसने 1 लाख को छू लिया है। यानी 10 ग्राम सोना अगर आप खरीदने जाते हैं तो फिर उसकी कीमत 1 लाख के करीब चुकानी पड़ेगी, अगर वो 24 कैरेट गोल्ड है तो। ये MCX में यानी कि जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है उसमें बढ़ोतरी हुई है और उसको देखते हुए अब अधिक पैसा जो है वो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बीते 1 हफ्ते में ही 1 से 1.5 हफ्ते के बीच ही ये बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र हैं जो कि इस शोरूम के ओनर हैं। जितेंद्र जी, क्या रेट है आज का? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। आज का अगर हम देखें 24 कैरेट का जो रेट है वो 1,12,100 रुपये हो गया है, 1 लाख को भी पार कर गया है। और अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी बनती है, उसका जो रेट है वो 91,600, 91,600 का भाव है। तो अब ज्वेलरी ख़रीदने में मेकिंग भी लगती है, तो अगर 22 कैरेट की ज्वेलरी भी इंसान ख़रीदता है और उसमें मेकिंग लगती है तो 1 लाख के पार हो गया है। 10 ग्राम सोने की चेन खरीदे, कोई ज्वेलरी खरीदे तो उसको 1 लाख से ऊपर पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत हाई है। और कस्टमर MCX का क्या रेट है आज का? MCX अभी जो एट प्रेजेंट अभी जो चल रहा है 98,500 के करीब है, और उससे ऊपर चल रहा है, GST भी लगती है 3% के करीब, तो 1,12,000 रुपये 24 कैरेट का रेट हो गया है। 1 लाख को सोना जो है वो पार कर गया है, क्योंकि अगर आप खरीदने जाते हैं तो उस पर GST भी लगेगी, उस पर मेकिंग चार्ज भी ज्वेलरी का लगता है, और इसी वजह से जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते आम आदमी की जेब की हालत ख़राब कर रहे हैं। अगर शादी ब्याह में वो खरीदना भी चाहता है तो फिर स्थिति जो है उसकी पहुंच से बाहर जा रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।